यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्कार, आज हम लोग एक नया विषय लेकर आए हैं और बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी है। हमारे देश को उसको पता भी होना चाहिए और वर्ल्ड वाइड उसको पता होना चाहिए कि आखिर संसार में ये टेररिज्म बढ़ाने की अर्बन नक्सलिस्ट की फैक्ट्रियाँ कैसे चलती हैं। हाल ही में अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही पुलिट्जर अवार्ड्स अनाउंस किए गए। भारत के कुछ लोगों को पुलिट्जर अवार्ड मिला। भारत के जिन लोगों को पुलिट्जर अवार्ड मिला वो जम्मू और कश्मीर की रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं। मैं पहले पुलिट्जर अवार्ड के बारे में आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1917 से 1917 से पुलिट्जर अवार्ड देती है। पुलिट्जर अवार्ड की जो राशि होती है वो आज की तारीख में $15,000 यानी कि लगभग 10 से 11 लाख रुपए कैश में होती है और कैश में देते हैं। अब भारत का निवासी या किसी भी संसार के किसी भी कंट्री का निवासी जो रिपोर्टर है, जो न्यूज़ देने वाला है, जो फोटोग्राफर है, जो एजुकेशन पर काम करता है, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज उन्होंने बनाई हुई हैं जिन कैटेगरीज में वो अवार्ड देते हैं उत्कृष्ट कार्य के लिए। देना भी चाहिए, सबका दायित्व बनता है कि उत्कृष्ट कार्य के लिए मिलना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर 2-3 बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये भी है कि कौन किस स्तर की और कहां की रिपोर्टिंग कर सकता है और उस रिपोर्टिंग को कहां तक ले जा सकता है। क्या कोई भी पत्रकारिता, कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी व्यक्ति राष्ट्र की जो अपनी सॉवरेंटी है उस सॉवरेंटी से ऊपर निकल सकता है? क्या किसी की रिपोर्टिंग ऐसी हो सकती है कि जो सॉवरेंटी पर खतरा पैदा करती हो? क्या कोई भी रिपोर्टिंग ऐसी हो सकती है जो वन साइडेड दे? हमारे पास जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट या कोड ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट है और जर्नलिस्टिक कंडक्ट कभी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 में एक गाइडलाइन इश्यू की थी और उन गाइडलाइंस में उन्होंने कहा था कि पत्रकार की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या राइट्स हैं। तो कंडक्ट है, एक जर्नलिस्ट कितना काम कर सकता है और क्या कर सकता है। उन कंडक्टों में उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के विरोध में नहीं, राष्ट्र की मॉरलिटी भंग करने पर नहीं, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज जो राष्ट्र हित में होती है, ऐसा प्रेस काउंसिल ने कहा। हम सब जानते हैं कि प्रेस काउंसिल के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रेस पर लागू होते हैं। हालांकि मैं जब एक केस लड़ने गया नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्टिक के केस में, जब प्रेस काउंसिल में जो काउंसिल बनती है उसमें कुछ पत्रकारों का रिप्रेजेंटेशन रहता है तो कुछ अराष्ट्रवादी पत्रकार उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। मैं राष्ट्रवादी पत्रकारों की तरफ से उनको रोकने के उद्देश्य से नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से गया। ऑनरेबल जस्टिस, मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है जो उसका चेयरमैन होता है, मैंने वहाँ पर पाया कि रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं बट दे डू नॉट हैविंग द टीथ। उनके पास ऐसे दांत नहीं हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी तरह से एक्शन ले सकें। केवल वो नियम बनाते हैं और अपने उसी एक दायरे में काम करते हैं। बाकी के लिए हमारे पास सीआरपीसी में सेक्शन 196 और 197 के प्रोटेक्शन दिए हुए, 196 1A 197 इसके प्रोटेक्शन दिए हुए हैं कि जर्नलिस्टों के खिलाफ या कोई मीडिया रिपोर्टिंग करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा सीधा नहीं हो सकता और उसको कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता। ठीक भी है, पत्रकारिता, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ठीक है और उसका रिकॉग्निशन देने के लिए गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट के रिकॉग्निशन के बगैर उस पर एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि किसी भी पत्रकार के राइट कितने रहते हैं। हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के एक जजमेंट में, चूंकि हम सब जानते हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करने वाले कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ अखबार हैं, कुछ राइटर्स हैं जो परमानेंट, मुझे कोई शर्म नहीं है कि बरखा दत्त और रवीश कुमार जैसे लोग या उनकी जो टीमें हैं वो इस प्रकार की पत्रकारिता करते हैं कि देश को कितना डिस्टर्ब किया जा सके, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ वो कितना खड़ा हो सके और कितना देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ, देश को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों के साथ खड़े हो सकें, ये पत्रकारिता करते हैं। तो वो स्वतंत्र पत्रकारिता के बजाय वो परतंत्र बनाने की पत्रकारिता हम कह देते हैं कि ऐसा करने वाले लोगों के ऊपर जांच होकर ये पता करना चाहिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एक्सप्रेस के एक जजमेंट में ये डिसाइड किया कि एनी न्यूज चैनल और मीडिया हैविंग अ राइट ओनली वॉट एवर इज प्रोवाइडेड टू एनी सिटीजन अंडर आर्टिकल 19(1)A, फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19(1) का 19(1)A में जितने राइट एक सिटीजन को दिए गए हैं उतने ही राइट एक पत्रकार को हैं, उससे ज्यादा पत्रकार को कोई राइट नहीं है।
और पत्रकार अगर ये कहता है या पत्रकारिता ये कहती है कि हम चौथा स्तंभ हैं, तो वो चौथा स्तंभ इसलिए हैं क्योंकि वो न्यूज देते हैं। वो चौथा स्तंभ इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ अलग से फंडामेंटल राइट्स दिए रखे हैं या पत्रकार को एक फंडामेंटल, जो बात मैं बोल सकता हूं वही एक पत्रकार बोल सकता है, उससे ज्यादा कोई पत्रकार नहीं बोल सकता। और आर्टिकल 19(1)(a) का जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19(2) में दे रखा है, यानी कि आर्टिकल 19(2) के दायरे में जो भी पत्रकार या जो न्यूज चैनल वगैरह आएंगे उन सबके ऊपर एक्शन हो सकता है। ये हमारे सिटीजन्स के लिए है, हमारे देश के पत्रकारों के लिए। सवाल ये आता है कि हमारे देश के पत्रकारों को जो पत्रकारिता करते हैं, क्या वो अपनी न्यूज इंटरनेशनली दूसरे चैनल्स को दे सकते हैं? क्या वो अपनी न्यूज इंटरनेशनली दूसरी वेबसाइटों या दूसरे देश के कुछ चैनल्स को दे सकते हैं, अखबारों को दे सकते हैं? और दे सकते हैं तो कितनी दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं? सपोज एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग अगर पाकिस्तान को न्यूज देते हैं और पाकिस्तान उसको वर्ल्ड वाइड लेकर जाता है और कहता है कि हिंदुस्तान के पत्रकार ने ये हमें समाचार दिया, तो उस हिंदुस्तान के पत्रकार से एक्सेशन लेने के लिए, उससे न्यूज लेने के लिए क्या कोई रूल्स रेगुलेशंस भारत में हैं? हमारे पास एक बड़ी संगठन है PIB। हम एक्रेडिटेशन करते हैं, यानी कि PIB देश में जो पत्रकार हैं उनको एक सर्टिफिकेट इशू करती है, अपने पास रजिस्टर करती है। वो सरकारी बॉडी है, वो बताती है कि पत्रकारिता के लिए ये उचित है कि नहीं। ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए वो एक लोकल ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटियां जितनी भी काम कर रही हैं वो प्राइवेट चैनल्स ने अपने ग्रुप बना रखे हैं। उन ग्रुप्स में आप एप्लीकेशन करते हैं। मैंने उन बहुत सारे मामलों में जिसमें पत्रकारिता इस प्रकार की होती थी, नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद हमने काम करना शुरू किया, तो हमने लिखा ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को। फाइनली जो मैंने पाया, जैसे NDTV के खिलाफ मैंने कई पिटिशंस दी और उनके रिप्लाई भी आए। नो डाउट वो थोड़ा अच्छा काम, जल्दी काम करते हैं, लेकिन बाद में टाइम फिक्स हो गया और उन्होंने कहा स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जबकि NDTV आर्टिकल 370 के मामले में, जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था और मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा था। उस मिस इंटरप्रिटेशन को लेकर मैंने उनको नोटिस दिए। नोटिस देकर कहा कि भाई आप ये इंटरप्रिटेशन ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो हमेशा नेशन के साथ में रहते हैं। बला बला मोटी मोटी बातें उनको उन्होंने न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को दे दी और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने भी कह दिया कि नहीं ठीक है, उनका जवाब हमको मिल गया और वी आर सेटिस्फाइड। फिर हमने वो मिनिस्ट्रियों को लिखना शुरू किया, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पर मीडिया को लिखा जा सकता है। हालांकि हमारे लिखने का नतीजा ये निकला कि उस समय की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक नोटिस इशू कर दिया और कहा कि मीडिया कंट्रोलिंग बॉडीज़, यानी कि मीडिया को मॉनिटरिंग बॉडीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में बैठेंगी। हमने बहुत सारी RTIs स्टेटों में कहा कि भाई आपके पास मीडिया की कौन सी बॉडी है जो मॉनिटर करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, तीनों लेवल पर मॉनिटरिंग बॉडियां आज के कानून के अनुसार हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग बॉडी का जब हमने क्वेश्चंस किए सरकारों से, तो उन्होंने कहा हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। और हम सब जानते हैं कि जिसको कोई काम ना करना हो राज्य को, वो कोई भी कानून ऊपर से बन के आए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसका हेड बना दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसके पास 1 लाख पहले से काम है। वो क्या करेगा? नतीजा निकला कि वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया और दुर्भाग्यवश आगे काम नहीं चला। और 300, मैं तो सब जम्मू कश्मीर के लिए कर रहा था, इसलिए 370 का जब इशू सॉल्व हो गया तो अपन भी पीछे हटाए। लेकिन आज सवाल है कि जैसे ही भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की न्यूज़ अपने न्यूज़ चैनलों पर देंगे, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है, लीगली हमारा हिस्सा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा हिस्सा है, इंटरनेशनली यूएनओ हम वो मान चुका है कि वो हमारा हिस्सा है, तो हम अपनी न्यूज़ देंगे। पाकिस्तान ने वाइसी वर्सा करते हुए अपने यहां कहा कि हम जो भारत के पास बच गया है हिस्सा, उस पर हम न्यूज़ देंगे। अब सवाल ये आता है कि वो न्यूज़ लाएंगे कहां से? हमारा हिस्सा है, लीगली मुझे राइट है, मैं अपने उस हिस्से का, भले ही आपने ऑक्युपेशन करके रखा, हमारा राइट है, हम उस हिस्से की न्यूज़ देंगे और सारी स्थिति बताएंगे और हम वापस भी लेंगे। संसद ने 22 फरवरी सन 1994 को यूनानिमस का मतलब एक भी सांसद ने उसका विरोध नहीं किया, तब एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जम्मू कश्मीर संपूर्ण है और संपूर्ण जम्मू कश्मीर लेना मेरा ऑब्जेक्ट है। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी और उस समय सरकार भी कांग्रेस की थी, नरसिंह राव जी की सरकार थी। तो एक रेजोल्यूशन पास करके हमने बाकायदा कहा कि हमें वो हिस्सा वापस चाहिए और अखंड जम्मू कश्मीर, अखंड भारत बनाने के लिए हमको जरूरी है।
तो हमारा तो अधिकार बनता है। यूएनओ ने भी माना कि नहीं, ये भारत का हिस्सा है, लीगली एक्सेशन हुआ, एक्सेशन की सारी प्रक्रिया पूरी हुई। इस बात को लेकर यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कशन हुआ। एक यूएनसीआईपी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान बिठाया गया था, उसमें पीस कीपिंग फोर्सेस बिठाई गई, सब जगह हमारी जीत हुई। और उन्होंने निर्णय दिया था कि अगर भारत इस पर कुछ करना चाहता है तो फिर सबसे पहला काम यह है कि पाकिस्तान उस टेरिटरी को छोड़े। ये यूएनसीआईपी का मैंडेट है। पाकिस्तान ने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए वहां जो भी उनके मैंडेट थे, जैसे प्लीबिसाइड के लिए हमने कहा था कि हम प्लीबिसाइड करवाना चाहते हैं, वो कुछ हो नहीं सकता था। हमने उससे बड़ा काम वहां सरकार बनाई, सरकार बनाकर दोबारा रेजोल्यूशन पास करवाया और रेजोल्यूशन पास करवाकर फिर दोबारा प्रूफ किया और यूएनओ में हमने पिटीशंस लगाई। और उसको ध्यान में रखते हुए ही इंटरनेशनल सिनेरियो को हमने आर्टिकल 370 भी बनाकर रखा, ताकि विश्व समुदाय को यह ना लगे कि कहीं जम्मू एंड कश्मीर राज्य को लेकर भारत अगर पूरा काम करे लिए है तो कैसे वहां प्लीबिसाइड करवाएगा। हमने वहां सरकार बनाई, सरकार ने रेजोल्यूशन पास किया, सरकार के रेजोल्यूशन से उसने माना कि हमारा जो एक्सेशन हुआ है वो कंप्लीट है और सही है, यानी कि जो प्लीबिसाइड का काम था वो हमने पूरा किया। लेकिन पाकिस्तान ने कभी वो टेरिटरी छोड़ी नहीं, आज भी पाकिस्तान के कब्जे में। इसलिए इंटरनेशनल सिनेरियो में हमारे पक्ष में है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। अब पाकिस्तान ने यह कहना शुरू किया कि हम साहब रिपोर्ट देंगे। कल उन्होंने लद्दाख की, जम्मू की और कश्मीर की वेदर रिपोर्ट भी दी। वो अलग बात है क्योंकि उनको भारत का बहुत आइडिया नहीं है, इसलिए उन्होंने जम्मू की रिपोर्ट लद्दाख में और लद्दाख की रिपोर्ट जम्मू में दिखा दी। बट सवाल यह है कि क्या कोई और कंट्री हमारी सॉवरेंटी में इंटेलेक्चुअल इन्वेशन कर सकता है? इंटेलेक्चुअल इन्वेशन का मतलब होता है कि वो हमारे यहां के थॉट प्रोसेस में हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारी जो संप्रभुता है, उस संप्रभुता में क्या कुठाराघात कर सकता है, या उस संप्रभुता में भारत के लोग जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल हो उनको पुरस्कार वितरण कर सकता है, जैसे पुलित्जर अवार्ड में किया जा रहा है। हमने बहुत सारे पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब पीआईबी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ जर्नलिस्ट तब तक नहीं कोई रिपोर्ट बाहर भेज सकता है जब तक पीआईबी में रजिस्टर्ड ना हो। अब पीआईबी में जो रजिस्टर्ड है उसके ऊपर जर्नलिस्टिक कंडक्ट लागू होते हैं। जर्नलिस्टिक कंडक्ट ये कहते हैं कि आप जा नहीं सकते, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट ये कहता है कि आप आर्टिकल 19(1)(a) के दायरे से परे नहीं जा सकते, आर्टिकल 92 से बंधे हुए हैं। यानी कि एक सिटीजन जितना है उतने ही में आप भी हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। जब मैं बीइंग ए सिटीजन और एक पत्रकार बीइंग ए सिटीजन सेम राइट रखता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेम राइट रखती है, मीडिया सेम राइट रखती है, मैं अगर न्यूज दूसरे देश को देता हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, तो क्या पत्रकार कोई न्यूज दूसरे देश को देता है उसके खिलाफ कार्रवाई होने की कोई प्रक्रिया हमने निर्धारित की है? अब क्या जब हम आर्टिकल 18 पास कर बैठे कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 18 में कहा कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि भारत में कोई टाइटल नहीं होगा, उसका कारण था कि अंग्रेजों के पास अंग्रेजों ने बहुत सारे राय साहब, दीवान साहब, ऐसे बहुत सारे टाइटल दे रखे थे जो उनके अंग्रेज परस्त लोग थे। तो हमने कहा वो टाइटल सब खत्म किए जाते हैं। टाइटल खत्म किए तो अब वो जो अवार्ड है वो टाइटल के रूप में दिया जाता है। क्या संसार का कोई भी देश भारत के किसी नागरिक को, वो पत्रकार हो, वो कोई और व्यक्ति हो, भारत सरकार की परमिशन के बगैर क्या कोई अवार्ड दे सकता है? और अगर वो देता है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भारत सरकार कोई एक्शन ले सकती है? मैंने पत्रकारों से बात की तो उन्होंने कहा कि साहब यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ऐसे कुछ यूनेस्को के तहत उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो बढ़ावा देते हैं और वो करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यूनेस्को यूएनओ के अंडर नहीं आती? और यूएनओ का यूएन चार्टर में नहीं आता? यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का क्लॉज 7, मैं फिर से कहता हूं, यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 का क्लॉज 7 यह कहता है कि यूएनओ की नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है इन द सॉवरेंटी, यानी कि किसी की संप्रभुता में यूएनओ इंटरवेंशन नहीं कर सकता जब तक कि विश्व शांति खतरे में ना हो। और विश्व शांति जब खतरे में होगी तो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पास करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल पीस कीपिंग फोर्सेस बनाएगी, सिक्योरिटी काउंसिल जाकर कहीं इंटरवीन करेगी, ना कि यूनेस्को या कोई और यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस। तो यूनेस्को को भी किसने राइट दिया? जब यूएनओ में परमिशन नहीं है तो यूएनओ के अंतर्गत यूनेस्को बना, यूनेस्को को किसने राइट दे दिया कि वो भारत के पत्रकारों को अंतर्राष्ट्रीय और हवाई जहाज बना दे?
ये एक बड़ी समस्या है। इसलिए जो पुलिट्जर अवार्ड दिया गया अभी जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव करते समय जो पत्रकारिता की गई, उन पत्रकारों को पुलिट्जर अवार्ड अमेरिका में दिया जा रहा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। 10-10 लाख रुपए, 11-11 लाख रुपए का कैश अमाउंट। किस बात का? उन्होंने जो फोटोग्राफ्स निकाले, उन्होंने कहा साहब विश्व शांति के लिए निकाले गए फोटोग्राफ्स। और आपको मालूम है वो सारे फोटोग्राफ जब आप देखेंगे, आप बहुत सारे चैनल्स पर जा सकते हैं, हालांकि वो नेशनल न्यूज़ नहीं बनी, दुर्भाग्य से हमारे देश के पत्रकारिता ने उसको खंडन नहीं किया, उसको करना चाहिए था, ये मुझे कष्ट है। लेकिन फिर भी पुलिट्जर अवार्ड में वो उनको प्राइज दिया गया जिन्होंने जम्मू कश्मीर की वो स्थिति निकाली जब पत्थर चल रहा था, गोलियां उस साइड से टेररिस्टों की तरफ से चल रही थी और पुलिस यहां से मार रही थी। तो पुलिस की फोटो दिखाई कि पुलिस लाठी चला रही, लेकिन यह नहीं दिखाया कि वहां बम भी फोड़ा गया था, वहां ह्यूमन राइट्स को लेकर वायलेशन हो रहे थे, वहां आम आदमी के ऊपर हमले हो रहे थे, वहां पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे। और वहां की मीडिया, जो जम्मू कश्मीर पहले सेंट्रिक थी ओनली, और जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान के किसी कोने का दूसरा पत्रकार वहां नहीं जा सकता था 1989 के बाद। और वो पत्रकार जो वहां का है, वो जो हमारे न्यूज चैनल्स को, न्यूज एजेंसियों को रिपोर्ट देता था, वही रिपोर्ट हमको माननी होती थी और वो हम चलाते थे। ऐसी परिस्थिति अगर कोई यहां से केंद्र के कोई न्यूज़पेपर या कोई चैनल अपना पत्रकार वहां भेजता था तो उसकी हत्या कर देते थे। नतीजा निकला कि वहीं के लोकल पत्रकार और उनकी मनगढ़ंत तस्वीर, और जो उन्होंने तस्वीर अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल करके खींची, वो यहां दिखा दी। ऐसी फोटोग्राफ्स जिसमें सिर्फ यह दिखाया जा रहा हो कि जाती पुलिस कर रही थी, जाती मिलिट्री कर रही थी, ये फोटोग्राफ्स छापकर इंटरनेशनल मीडिया को उन लोगों ने दिए। और स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में इस न्यूज को, इन पत्रकारों को पुलिट्जर जैसे बड़े अवार्ड दिए जा रहे हैं। हम क्या कहें इस विषय में? क्या अवार्ड देने का राइट उनको है? हमारी अनुमति के बगैर क्या कोई कंट्री किसी कंट्री का कोई यूनिवर्सिटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री के किसी व्यक्ति को अवार्ड दे सकता है? ये अवार्ड की जो गेम है ना, वो भारत में ही नहीं, इंटरनेशनली भी खेला जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक मैग्सेसे अवार्ड का खेल खेला गया, और अभी तो पिछले 2-3 साल से मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया जा रहा है, जब से 2014 की केंद्र की सरकार बनी। उससे पहले मैग्सेसे अवार्ड भर भर कर भारत में आ रहे थे। मालूम क्यों? क्योंकि भारत सरकार के खिलाफ जो काम कर रहा था, देश की अक्षुण्णता के खिलाफ जो काम कर रहा था, उसको मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, और मैग्सेसे अवार्ड देकर उनको भारत में एक फौज तैयार की गई। दिल्ली की सरकार उसका इलस्ट्रेशन है। हमको मालूम है अन्ना आंदोलन के दौरान सब मैग्सेसे ही थे। उसमें कुछ तो बाद में सुधर गए, कुछ नहीं सुधरे, आज भी नहीं सुधरे, और देश के खिलाफ ही एंटी नेशनल या एंटी एस्टेब्लिशमेंट पत्रकारिता करते हैं या एक्टिविटीज करते हैं। दिखाने का चेहरा कुछ और, करने का चेहरा कुछ और। ये मैग्सेसे विनर्स, क्या भारत की अनुमति के बगैर भारत के किसी नागरिक को ऐसे अवार्ड दिए जा सकते हैं जो भारत सरकार के अगेंस्ट में काम करे, या नहीं भी काम करे, भारत के फेवर में काम कर रहा है, तो भी वो भारत का नागरिक है? भारत सरकार से पूछे बगैर इसका अवार्ड कैसे आ गया? जबकि आर्टिकल 18 में यह कहा गया है कि हम जो टाइटल हैं वो एबोलिश करते हैं। बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में जो ये अवार्ड रोक दिया गया था, 1980 में एक जजमेंट आया था जिसमें यह कहा था कि भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड जितने अवार्ड हैं उन अवार्डों पर आर्टिकल 18 लागू नहीं होता। आर्टिकल 18 का वो एक्सेप्शन है, जैसे भारत रत्न हो गया, या भारत रत्न के नीचे हम अवार्ड देते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अवार्ड देते हैं भारत सरकार के अप्रूवल से। तो भारत सरकार से अप्रूवल चाहिए, तो विश्व के अवार्ड लाने के लिए क्या भारत सरकार की अप्रूवल नहीं चाहिए? दूसरा यह है कि पाकिस्तान अगर हमारी रिपोर्टिंग गलत करता है अपने न्यूज चैनल्स पर, और हमारे यहां से कोई रिपोर्टर उसके कांटेक्ट में रहता है या उसको ब्यूरो चीफ यहां पर रहता है, तो क्या पाकिस्तान सरकार को भारत की इंटरनल सॉवरन जो प्रेस है या सॉवरन जो सॉवरेंटी है उस पर मेंटल इनोवेशन करने का अधिकार है? क्या मानसिक रूप से कुठाराघात या मानसिक रूप से एंट्री मारने का अधिकार है? इन विषयों पर अपने को सोचना पड़ेगा, और भारत सरकार को चाहिए कि वो यूएनओ जैसे बड़े, जो यूनेस्को जैसे बड़े संस्थान है, वहां पर भी जाकर ऑब्जेक्शन लगाए कि भैया हम आपकी न्यूज नहीं दे सकते जब तक आप अनुमति नहीं देंगे। अब सोचने की बात यह है कि कोई पत्रकार भारत में पत्रकारिता करने के लिए भारत सरकार के वीजे के नियमों के उल्लंघन में आ सकता है? और कैसे आएगा? क्या उसको अधिकार है? क्या वो यहां पर आकर, अगर वो जमात में शामिल होने आए तो यहां की पत्रकारिता कर सकता है क्या?
ये सब प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के जवाब हमको चाहिए और भारत सरकार को इस पुलित्जर अवार्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस पर सीधा हमला करना चाहिए और यूनेस्को से पूछना चाहिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पूछना चाहिए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में आती है, उनकी सरकार से पूछे और यूएस गवर्नमेंट से पूछे कि क्या आपका कोई इंस्टीट्यूशन इतना अधिकार रखता है कि भारत की अक्षुण्णता के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को आप अवार्ड देकर प्रोत्साहित करें और प्रोत्साहित करके इनडायरेक्ट वे में उनको पेमेंट करें, या किसी और देश की सरकार को बिना मेरी अनुमति के यह अधिकार है कि आप भारत में जो पीआईबी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो कंडक्ट ऑफ ज्यूरिस्टिक कंडक्ट हैं, कोड ऑफ ज्यूरिस्टिक कंडक्ट, क्या उन पे या स्टैंडर्ड उनका जो फिक्स किया हुआ है उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में, उस स्टैंडर्ड से परे क्या वो कुछ काम कर सकते हैं? क्या वो पत्रकारिता वैलिड है? क्या पत्रकारिता देश की सॉवरेंटी के ऊपर चली जाती है या उसी सॉवरेंटी के अंदर आती है? मैं केवल पत्रकारिता की बात नहीं करता, मैं कोर्ट की भी बात करता हूं, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं, मैं अपने इंडिविजुअल राइट्स की बात करता हूं, मैं संसार के किसी ह्यूमन राइट कमीशन की बात करता हूं। क्या भारत की या किसी देश की अक्षुण्णता के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट आता है? ये सारे इंस्टीट्यूट्स को राइट भारत के संविधान ने दिया हुआ है या इन इंस्टीट्यूट्स ने भारत का संविधान बनाया हुआ है, या इन इंस्टीट्यूट से भारत का संविधान बनता है? अगर भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) में और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर चुका है कि किसी भी पत्रकार को इससे ज्यादा अधिकार नहीं है, और फ्रीडम आर्टिकल 19 की किसी भी विदेशी को नहीं, किसी भी विदेशी व्यक्ति को आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम नहीं है, और जब भी इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 ही सस्पेंड होता है और ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। जो आर्टिकल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता हो और वो इमरजेंसी की सिचुएशन में अपने आप चला जाता हो, ऐसे आर्टिकल का हवाला लेते हुए क्या कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हो सकती है? ये विश्व समुदाय से पूछना पड़ेगा। और भारत के पत्रकार, जो राष्ट्रीय पत्रकार अपने आप को कहते हैं और भर भर के भारत के अवार्ड लेते हैं, और बाद में जब सरकारें बदलती हैं तो सरकार उनकी जब मंशाएं पूरी नहीं होती तो अवार्ड वापसी करते हैं। तो ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, क्या आज की तारीख में उस पुलित्जर अवार्ड जो दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के एडवर्स पत्रकारिता की आर्टिकल 370 के मामले में, जबकि आर्टिकल 370 के इनइफेक्टिव बनाने में पूरा देश 99% लोग खुश हैं, यूनिमोसली खुश हैं, क्या उस देश में ऐसी पत्रकारिता अलाउ की जा सकती है? ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी यूनिवर्सिटीज, ऐसे तंत्र विकसित किए जा सकते हैं? अगर नहीं तो भारत के पत्रकार क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते? भारत के चैनल क्यों नहीं खुलकर पुलित्जर अवार्ड का बहिष्कार करते? भारत की जो यूनियंस हैं वो अपने आप को दुनिया भर की यूनियन बताते हैं कि हम पत्रकारों के अधिकारों का संरक्षण करते हैं, क्यों नहीं वो खुला क्रिटिसाइज करते हैं? क्यों नहीं वो पुलित्जर अवार्ड जैसे अवार्डों का बहिष्कार कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते तो ये यूनियंस जो हैं पत्रकारों की, ये उसका बहिष्कार तो कर सकते हैं कि हम नहीं, ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं वो पीआईबी में आवेदन देते? क्यों नहीं वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन देते हैं? जैसे मैं गया था और मैंने रोक दिया उसका मेंबर बनने से किसी एंटी नेशनल व्यक्ति को, मुझे लगा कि एंटी नेशनल है, हमने सारी बातें उस कोर्ट के सामने कही और कोर्ट ने स्वीकार किया, टेक्निकल पॉइंट्स भी और जो भी उनके नियम धर्म थे उनके अंदर हमने बात कही, उन्होंने स्वीकार किया। क्या भारत की पत्रकार मशीनरी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है कि इसको बहुत कानूनी अड़चन में न लाते हुए यूएनओ और पीआईबी और प्रेस काउंसिल, जर्नलिस्टिक कंडक्ट, आर्टिकल 19(1)(a) और इंडियन एक्सप्रेस और इस तरह के बहुत सारे, ऑटो शंकर वगैरह के केस, बहुत सारे जजमेंट्स हैं, इन जजमेंट की रोशनी में मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया। मुझे लगता है कि इस विषय पर पूरे देश को आगे सोचना पड़ेगा। आज के लिए धन्यवाद। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।